हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र या सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट, एच टेट आदि सभी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। फ्रेंड्स, आज के जो प्रश्न है वह सी टेट, यूपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना वंशानुक्रम है। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का शोधन है। यह कथन सही नहीं है। और आपसे कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह सही नहीं है कथन। क्वेश्चन नंबर 2, साहचर्य के नियम है। फ्रेंड, साहचर्य के नियम कौन से हैं? समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, ये सभी। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि साहचर्य के ये तीनों नियम है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। यह सभी समानता, समीपता और वैषम्य का नियम, यह तीनों ही साहचर्य के नियम है। क्वेश्चन नंबर 3, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। फ्रेंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बार बार पूछा गया प्रश्न है, जो गेट्स महोदय ने बोला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। फ्रेंड, ये सीखने की डेफिनेशन है जो गेट्स महोदय ने दिया है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, नर्सिज्म की प्रवृत्ति। फ्रेंड, नर्सिज्म की प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि समझता है, अपने आप को बहुत ही प्रेम करता है। वो यह सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो नर्सिज्म की प्रवृत्ति में व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? जो हमारे पूरे आवृत्ति वितरण को रिप्रेजेंट करे उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड, जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं या आंतरिक रूप से विपरीत होते हैं, वे ऐसे बच्चे हमेशा सफल हो, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है कि वो हमेशा सफल होंगे, ये किसी भी इससे सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपरांत अध्ययन करना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपरांत अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह किसके द्वारा दिया गया है? यह महत्वपूर्ण कथन किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, रॉस। तो फ्रेंड, यह रूसो महोदय का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपरांत अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है,
बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। फ्रेंड्स, तो बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है बालक का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक, अध्यापक, किसी का भी स्थान इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बालक को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सारी शिक्षा व्यवस्था बालक के लिए ही की गई है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान ऑप्शन नंबर ए बालक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों में, या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, निगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क में फ्रेंड सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया अपनाते हैं। निगमनात्मक तर्क में हम सामान्य चीज़ों से विशेष की ओर ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। परनिर्भरता यानी दूसरों पर निर्भर रहना, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो फ्रेंड, बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह है सामूहिकता की भावना, ग्रुप की भावना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना बच्चों में होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था या एडोलसेंस में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, किशोरावस्था में या एडोलसेंस की एज में उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ये तीनों प्रकार की समस्याएं प्रकट होती हैं। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, तो उपयुक्त सभी समस्याएं किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता के रूप में इसमें तीनों समस्याएं प्रकट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने IQ के लेवल के आधार पर बच्चों को बांटा है। तो ये पूछ रहे हैं कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि या जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो, ऐसे बच्चों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। फ्रेंड, तो 140 से अधिक वाले को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे, जो हाईली इंटेलिजेंस होंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में इसको रखेंगे 140। और फ्रेंड, एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा कि 90 से 100 श्रेणी जनरल वालों की होती है, सामान्य कैटेगरी की। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि या IQ 90 से 100 के बीच में होती है उसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बच्चा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा किया है? फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि इन परीक्षाओं में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो ये कह रहा है कि यह डेफिनेशन क्रिएटिविटी की किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने, जेम्स ड्रेवर ने, रॉस ने, स्किनर ने। फ्रेंड, तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। क्रो एंड क्रो के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास और भूल या ट्रायल एंड एरर, जैसा कि आप जानते होंगे यह मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण और थॉर्नडाइक महोदय का दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है। तो प्रयास और भूल या ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक का है, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की कई अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। तो सीखने की पठार की अवस्था है जिसमें, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है,
आप जाके देख सकते हैं कि सीखने के पठार में क्या होता है कि बच्चे की सीखने की गति रुक जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो सीखने की गति उसकी एकदम रुक जाती है पठार की तरह। तो सीखने की ऐसी अवस्था, सीखने की पठार की अवस्था के निराकरण के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है कि उसे दंडित नहीं करना चाहिए। बालक को किसी भी कारण से दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंड देने से बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो दंड का प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है। तो सीखने की पठार के निराकरण के लिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए। हाँ, उसे अच्छी से अच्छी विधि का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए, उसे सीखने के लिए और अधिक मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसके कारणों का हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन उसे दंडित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस वक्र रेखा के प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, जिस वक्र रेखा के प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं उन्नोदोत्तर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, नदोदर वक्र, कॉन्केव कर्व, मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व वक्र रेखा नहीं होती है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होता है, यानी कि वो तेजी से, पहले तो तेजी से सीखता है और बाद में मंद हो जाती है, यानी प्रारंभ में तेजी से सीखा बच्चा और बाद में उसे सीखने की गति धीमी हो गई, तो ऐसे वक्र रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसको कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, उन्नोत्तर कर्व या कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में तो सीखने की गति तेजी से होती है और बाद में मंद हो जाती है या धीरे हो जाती है, तो उसे कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं या उन्नोत्तर कर्व वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है या इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या अर्थ है? दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी दो व्यक्ति किसी भी तरह से रुचि, शारीरिक क्षमता, इंटेलिजेंस में, पर्सनैलिटी में, संवेगात्मक दशा में एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ ही है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन से निराकरण करना। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ की रक्षा करना है और कुसमायोजन का निराकरण करना है। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित 7 अंकों के अंक दिए गए हैं, तो उपयुक्त की माध्य क्या होगी? फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 में 7 अंक आपके सामने दिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि उपयुक्त की माध्य क्या होगी। तो फ्रेंड, माध्य का आपको पता होगा जो कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस करके फिर जितने भी डिजिट हैं उससे डिवाइड करना होता है, तो आपको 40 आएगा। आप निकाल के देख लेना, इन सबको प्लस करके सारे डिजिट हैं, फिर उसको जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही है, मैंने निकाल लिया था, 40 इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रुचि का संबंध है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 है, रुचि या इंटरेस्ट का संबंध है योग्यता, अवधान। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों में, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स रुचि का संबंध अवधान से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, अवधान से। रुचि का संबंध अवधान या ध्यान से है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। जो हम सीख चुके रहते हैं वैसे ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे सीखने का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर 2, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंधन या कंडीशनिंग की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अनुबंधन या कंडीशनिंग की प्रक्रिया में प्रथम सोपान, इसमें ऑप्शन नंबर 1 उत्तेजना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। वुडवर्थ महोदय का कहना है कि स्मृति या मेमोरी सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2, और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका फ्रेंड। उद्दीपन की स्थिति इसकी आंतरिक दशा नहीं है। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग या इमोशन की उत्पत्ति फ्रेंड किससे होती है? आदतों, शारीरिक विकास, मूल प्रवृत्तियों, संप्रत्तियों का विकास। तो संवेग की उत्पत्ति या इमोशंस जो है फ्रेंड वो मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स टेट परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, विशेषकर सीटेट और यूपी टेट परीक्षाओं में। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप ध्यान दें, बहुत बार पूछा गया है कि अभिप्रेरण या मोटिवेशन के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, भावना, आवश्यकता, प्रत्यक्षीकरण। तो फ्रेंड अभिप्रेरण के लिए ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता शब्द का बहुत बार उपयोग किया जाता है। अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता शब्द का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण या विकास के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 है को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो फ्रेंड विद्यार्थियों में प्रत्यय निर्माण या प्रत्यय विकास के लिए शिक्षक को ऑप्शन नंबर 4 सभी क्रियाएं करनी चाहिए। उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए या प्रत्यय विकास के लिए ऊपर के तीनों चीज़ शिक्षक को करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? फ्रेंड्स चिंतन या थिंकिंग की यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो बार बार पूछी जाती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यह चिंतन की परिभाषा रॉस महोदय के द्वारा दी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह ऑप्शन नंबर 2 रॉस महोदय के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति को विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कल्पना के विकास के लिए, बच्चों में कल्पना के विकास के लिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, यह आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले टेट परीक्षाओं के लिए CDP में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।